बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोब का मतलब क्या होते हैं, हमारे अर्थ यानी हमारी ज़मीन, और वार्मिंग में वार्म का मतलब होते हैं गर्म होना। समझ गए? तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो ज़मीन है उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मतलब आप जानते ही है हॉटनेस और कोल्डनेस को कहा जाता है। तो जो हॉट है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। समझ गए? तो द इंक्रीज ज़्यादा होना इन एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर में। तो एवरेज टेम्परेचर का मतलब क्या होते हैं, तो यकीनन आप जानते ही है रोज़ाना जो टेम्परेचर होते हैं, अगर हम उन सब को प्लस करते जाएंगे, एक साल का जो पूरा टेम्परेचर है उसको, और डिवाइड बाय 365 करेंगे, 365 देश में डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, एवरेज टेम्परेचर मिलेंगे। ठीक, तो इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि है, इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे अर्थ के। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो अगर हम देखेंगे तो 100 साल पहले जो है ना, ये जो टेम्परेचर है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम था, यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारे अर्थ का। अब ये ज़्यादा हो के वो 15 डिग्री हो चुके हैं। तो ये जो इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे, इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे सवाल बनते हैं कि ये क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, वजूहात हो सकती है। इसमें मेनली दो तरह के हो सकते हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है हम इंसानों की वजह से ही होते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो पहले हम नेचुरल को समझते हैं ताकि आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, तो अगर हम नेचुरल देखेंगे तो जो सूरज है वहाँ से हीट आती है हमारे अर्थ की तरफ, है ना। तो जब ये हीट आते हैं, आने के बाद यहाँ इसके सरफेस की तरफ आने के बाद, इसके ऊपर पड़ने के बाद यकीनन ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा स्पेस की तरफ जाते हैं। इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहते हैं, बरकरार रहते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस अर्थ के ऊपर जो है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे जो गैसेस है, CH4, इस तरह की जो गैसेस है अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो, या इसकी जो मकदार है, जो कि आप जानते ही है पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो 0.04% होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो 0.04% है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की या जो मीथेन गैस है इसकी अगर मकदार ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होते हैं, ये जो हीट जो यहाँ से आ रही है ज़मीन पर के सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद, ये जो गैसेस है इसे क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं, इसे लेते हैं। समझ गए? तो इस वजह से ये जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अर्थ है हमारा। तो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होंगे, यकीनन वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। जब ये ज़्यादा होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ही होंगे, है ना। तो ये चीज़ आपने समझनी है, पहली चीज़। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे इंसानों का कारनामा इसमें बहुत ज़्यादा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ जो है ना वो है पॉपुलेशन में ज़्यादा होना, यानी पर जो आबादी है उसका इजाफा होना ही क्या है, ये एक सबब है, एक टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होने का एक वजह है। किस तरह से, यकीनी बात है, हाँ, जब इंसानों की जो आबादी है वो ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होंगे, डिफारेस्टेशन होंगे, फॉसिल फ्यूल जो है उसकी बर्निंग होगी। किस तरह से, जब हमारे आबादी ज़्यादा होंगे तो हमें रहने के लिए घर चाहिए होंगे। तो घर बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो प्लांट्स है इसको काटना है। तो यकीनी बात है, हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, पिछले जो टॉपिक है उसमें सीखा था कि आज ये जो प्लांट है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे मौजूद है वो प्लांट्स नहीं लेंगे, प्लांट्स को काटेंगे, तो यकीनी बात है यहाँ पे ज़्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेस है। तो इससे ये क्या होंगे, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होंगे। ठीक, तो पॉपुलेशन की वजह से होती है। और दूसरी चीज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि आप जानते ही है, पेट्रोल हो गए, कोयला हो गए, बाकी जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो चीज़ें अगर आप जलाएंगे तो इससे क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है
है उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में, है ना। और तीसरी जो चीज़ है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात की कटाई की वजह से। अब यकीनी बात है पौधे और जो प्लांट्स है अगर आप उसको काटेंगे तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वो कौन ऑब्जर्व करेंगे, कौन लेंगे और अपने लिए खुराक तैयार करेंगे। तो इससे हमारा जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होंगे, तो इस तरह से हमारे ये जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है ना, इसके असबाब क्या है, इसकी क्या क्या वजह है कि हमें यहाँ से जंगलात की जो दरख्त है, वहाँ मौजूद जो दरख्त है उसको काटने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्यों हमें दरख्त काटने पे हम मजबूर हो रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ अर्बन डेवलपमेंट की वजह से होती है। शहरों में जो आप बिल्डिंग बनाते हुए देख रहे हैं आजकल, तो वहाँ पे आपने देखा कि जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बाकी जो चीज़ें बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जो जंगलात है वह उसको काट के लेकर आना होता है, और इस तरह से ये जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा होंगे। और आपने देखा ही होगा कि शहरों में जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं वो बनस्बत गाँव की जो टेम्परेचर है, क्योंकि वहाँ पे दरख्त ज़्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेस है जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होंगे। और शहरों में जो दरख्त है उसकी कमी है, तो यकीनी बात है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड हो गए, बाकी जो एयरपोर्ट हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे क्या होंगे, यकीनी बात है जंगलात कटने को हमें काट के फिर रोड बनाने होंगे और एयरपोर्ट बनाने होंगे, है ना। तो इस वजह से भी ये ज़्यादा हो रहे हैं इसका टेम्परेचर। और टिम्बर्स एंड फाइबर्स रिक्वायरमेंट की वजह से जो आप बिल्डिंग्स बनाते हो तो उनके लिए यकीनी बात है लकड़ी चाहिए होंगे, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जंगलात से काट के लाते हैं। वुड फॉर फ्यूल, तो जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं लकड़ी को, इस वजह से हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात को काट देते हैं। तो ये इसी वजह से ग्लोबल वार्म होते हैं, यानी जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास ग्लोबल वार्मिंग, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, तो इसको समझते हैं। इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो एक निज़ाम है इको के, तो इसके जो एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या इसका रिश्ता है, किस तरह से वो एक दूसरे पर इंहिसार करते हैं। तो यकीनन हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कॉमनली अगर हम देखेंगे तो 3 तरह से वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो पहला है आपके पास कंपटीशन, यानी मुकाबला करके। मुकाबला किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो जानदार है, एनिमल है, वो किस चीज़ के लिए मुकाबला करते हैं, वो फूड के लिए मुकाबला करते हैं, खुराक के लिए, है ना। और इसी तरह वाटर हासिल करने के लिए, और जगह जो है वो स्पेस को जहाँ पे वो रह सके, अपना घर बना सके, जैसे कि हम इंसान घर बनाने के लिए मुकाबला करते हैं ना। और इसी तरह जो जानदार एनिमल हो गए ये, और जो प्लांट्स है ना वो भी मुकाबला करते हैं, कम्पीट करते हैं, किस तरह से, खुराक हासिल करने के लिए, जल की मदद से वाटर हासिल करने के लिए, है ना। और इसी तरह जो जल के लिए स्पेस है उसके लिए भी वो मुकाबला करते हैं। तो जो ये जो कंपटीशन है इसी को ही हम क्या कहेंगे, इंटरेक्शन कहेंगे, जिसमें आप कंपटीशन कह सकते हैं एनिमल के और प्लांट के, समझ गए। तो ये क्या करते हैं, खुराक हासिल करने के लिए, वाटर के लिए और स्पेस के लिए वो। और इसी तरह जो प्लांट्स है वो लाइट के लिए भी यकीनन वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, तो इसी को कंपटीशन कहा जाता है। इसके बाद है प्रीडेशन, तो इसमें क्या होते हैं कि एक जानदार जो है ना दूसरे जानदार को वो क्या करते हैं, प्रीडेशन यानी शिकार कर देते हैं, उसके ऊपर हमला कर देते हैं, समझ गए। तो जो 2 चीज़ें यकीनन इसमें होंगे, एक वो जो हमला करके खा रहे होंगे या खाने की कोशिश कर रहे होंगे, और दूसरा उसी का शिकार हो रहे होंगे। तो जो पहला मार रहे हैं किसी दूसरे जानवर को, इसे प्रीडेटर कहा जाता है, और दूसरा जो इसका शिकार बन रहे हैं इसे कहा जाता है प्रे। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करके वो अपने लिए खुराक हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स
एक दो प्लांट्स ऐसे भी है जो क्या करते हैं, दूसरे जानदारों को, दूसरे जो जानवर है उसको ट्रैप करते हैं, उसको खाते हैं। तो इसमें आपके बुक में एक दिया हुआ था वेनस फ्लाई ट्रैप, तो इसको आपने याद रखनी है। वो क्या करते हैं, दूसरे जो मक्खी है उनको वो दबोच के वो अपने लिए खुराक बनाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, हमला करते हैं। तो ये जो अटैक कर रहे हैं इसे प्रीडेटर, और जो अटैक यानी उसका शिकार हो रहे हैं उसे प्रे कहा जाता है। तो वही जानवर जो है ना, एक जानवर जो पहले प्रे था बाद में वो प्रेडेटर भी हो सकते हैं, या जो पहले प्रेडेटर था वो बाद में प्रे भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद अगला है सिम्बियोसिस, तो इसको समझते हैं। सिम्बियोसिस में क्या होते हैं, अगर हम देखेंगे तो जो दो जानदार है जिसमें पौधे भी हो सकते हैं या जानवर भी हो सकते हैं, तो यकीनन वो क्या करते हैं, कम से कम एक जो है ना दूसरे से वो क्या करते हैं, फ़ायदा लेते हैं, वो बेनिफिट हासिल करते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक जानदार दूसरे जानदार से, या एक जानदार दूसरे प्लांट से, या एक प्लांट दूसरे जानवर से वो क्या करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन है इसे सिम्बियोसिस कहा जाता है। समझ गए? तो इसमें यकीनी बात है 3 तरह के हो सकते हैं। एक है आपके पास पैरासिटिज्म, दूसरा है आपके पास म्यूचुअलिज्म, और तीसरा है कमेंसलिज्म। तो इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो पैरासिटिज्म में क्या होते हैं, एक जानदार जो है ना वो क्या करते हैं, दूसरे जानदार से वो फायदा भी हासिल करते हैं, और दूसरे जो जानदार है उसके लिए नुकसान भी साबित होते हैं। समझ गए? जैसे कि हमारे लिए जो वायरस है वो तो यकीनी बात है हमारे लिए, वो अपने लिए खुराक भी लेते हैं और साथ साथ हमें बीमार करके भी रखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसे पैरासिटिज्म कहा जाता है, जिसमें वो खुद फ़ायदा भी हासिल करते हैं, साथ साथ दूसरे जो है उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो इस तरह के जो टाइप्स है इसे पैरासिटिज्म कहा जाता है। मोटलिज्म में क्या होते हैं, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यकीनी बात है ये जो दो जानदार है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों फायदा हासिल करते हैं। यानी अपने लिए खुराक अगर लेंगे दूसरे से तो दूसरे को भी वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचाते हैं। समझ गए? जैसे कि आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो खुराक तैयार लेते हैं अपने लिए, और बदले में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे देते हैं, जिसमें विटामिन्स हो गए और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी को के लिए चाहिए होती है, जो आपको वापस भी वो देते भी हैं। समझ गए? तो ये जो कुछ बैक्टीरिया है, यकीनी बात है कुछ बैक्टीरिया हार्म भी होते हैं, लेकिन अक्सर जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर जो कि आपकी इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और वो अपने लिए खुराक भी बनाते हैं, और वापस आपको क्या करते हैं, फ़ायदा भी पहुँचाते हैं, विटामिन्स देते हैं। समझ गए? तो इसमें क्या होते हैं, यकीनी बात है दोनों जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं, बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। और इसमें हमने देखा कि दूसरे को नुकसान था इसके लिए, और वो खुद फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने याद रखनी है। समझ गए? और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपके पास कमेंसलिज्म। तो इसमें क्या होते हैं, यकीनन आपने समझा होगा कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो यकीनन इसमें आप समझ सकते हैं कि जो दो जानदार है ना वो एक दूसरे को, यकीनी बात है ये अपने लिए वो फ़ायदा तो हासिल करते हैं, बेनिफिट तो होते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो क्या होंगे, हार्मफुल नहीं होंगे, नुकसानदार नहीं होंगे। वो फ़ायदा भी नहीं पहुंचाते और न ही उसे नुकसान पहुंचाते हैं। समझ गए? तो ये इस तरह के जो है इसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। तो इसको आपने याद रखनी है। तो इसमें यकीनी बात है जो बर्ड्स वगैरह है वो क्या करते हैं, दरख्तों पे घोंसला बनाते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, और दरख्त को यकीनन इससे कोई नुकसान तो नहीं होंगे ना। तो इस तरह की जो है रिलेशन है इसी को ही कमेंसलिज्म कहा जाता है। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले टॉपिक्स का जो लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।